हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 सेलुलर बेसिस ऑफ इम्यूनिटी। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में या हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर इम्पेयरमेंट आए या डिस्टरबेंस आए उसे डिजीज़ कहते हैं। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी एक्सेस की वजह से या जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। इन सभी सब्सटेंसेस को डिजीज़ एजेंट कहेंगे। ये डिजीज़ एजेंट बेसिकली 5 टाइप के होते हैं: बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूट्रिटिव, फिज़िकल एंड मैकेनिकल। इन सभी रीजंस की वजह से हमें डिजीज़ हो सकती है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की, तो नॉर्मली हम उन्हें पैथोजेंस कहेंगे, जिसके अंदर वाइड क्लास ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ शामिल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज़ एजेंट से निपटने के लिए 2 तरीके से हमारा डिफेंस सिस्टम होता है। एक होता है नॉन स्पेसिफिक, जो नॉर्मल सभी डिजीज़ एजेंट्स के लिए काम करेगा, और एक होगा स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज़्म के अंदर फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले हमारी बॉडी की आउटर स्किन, जो कि लाइसोएंजाइम्स सिक्रेट करती है। हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे लाइसोएंजाइम्स होते हैं जो बहुत सारे वायरस और बहुत सारे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है और बहुत सारे इंटरफेरोन्स होते हैं जो वायरस के इन्फेक्शन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट होते हैं, और इनकी वजह से हमारी बॉडी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब, जैसे ही कोई बाहर से कोई यू कैन से फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको उसके इन्फेक्शन को बचाने के लिए जो सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। जबकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में हमारी बॉडी की WBCs आ जाएंगी, स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस आ जाएंगी, और दूसरे लिम्फोइड टिश्यूज़ वो ऑपरेट हो जाएंगे जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं। दीज आर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और यू कैन से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बात करते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म की। इसके अंदर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पहले 2 सिस्टम, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जबकि थर्ड लाइन या स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम ये थर्ड लाइन के अंदर आता है। और ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है, किस लिए? बिकॉज इसके अंदर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ स्पेसिफिक क्लास की प्रोटीन्स, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगी। एंटीबॉडीज़ यानी कि बॉडी ने बनाई है एंटीजन के खिलाफ वो प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़। अब देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी बाहर के किसी भी फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगी, वो फॉरेन पार्टिकल एंटीजन कहलाता है। एंटीजन का मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग पार्टिकल। एंटीजन ये फॉरेन पार्टिकल होता है। एंटीजन इज़ अ फॉरेन पार्टिकल। ईच जो एंटीजन होगा वो हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट कराएगा। ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स के साथ इंटरेक्शन करेंगी और हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस कराएंगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आएगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उन रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे यू कैन से टी साइट्स, बी सेल्स और टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी एक लॉक एंड की तरह काम करते हैं, इनकी रिएक्टिव साइट्स के साथ अटैच होके, और स्टडी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी सीरोलॉजी कहलाता है। हमारे इम्यून सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम एंड सेकंड इज़ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ह्यूमोरल के अंदर सभी एंटीबॉडीज़ आती हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स रिलीज़ करती हैं, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर 3 टाइप की टी सेल्स आती हैं। ठीक है, मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम,
T lymphocytes, and humoral immune system that consist of antibodies secreted by B lymphocytes. Now हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी दो तरीके से काम करती है, एक होती है इनेट और एक्वायर्ड, एंड सेकंड वन इज़ एक्टिव और पैसिव. हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज़ एंटीजन. व्हाट इज़ एंटीजन? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है और किसी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, उसे एंटीजन कहते हैं. ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स, बॉडी प्रोटीन्स रिलीज़ कराते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं. बेसिकली एंटीबॉडीज़ का मतलब ही यही होता है कि बॉडी के अंदर एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाले पार्टिकल्स. इस तरीके से एंटीजन को हम एंटीबॉडी जनरेटिंग केमिकल्स या इम्यूनोजेंस भी कहते हैं. एंटीजन्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है. पहली बात ये कि ये फॉरेन पार्टिकल होता है. फॉरेन मीन्स नॉन सेल्फ पार्टिकल होता है ये, और ये बॉडी की सेल्स से स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट होगा, इसीलिए बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं. इसे हम ऑटो एंटीजन या इम्यूनोजेनिक भी बोलते हैं. ठीक है. सेकंड इज़ एंटीजन्स जो है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में होंगी. अगर वो बहुत छोटा पार्टिकल है तो वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करेगा. वो एक पोटेंट यू कैन से एक पोटेंट एंटीजन नहीं होगा. जितना बड़ा एंटीजन का साइज़ होगा उतना ही वो बहुत आसानी से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा. उसे हम पोटेंट एंटीजन कहेंगे. जो मोस्ट पोटेंट एडजुएंट्स का मतलब होता है अगर कोई एंटीजन का साइज़ बहुत छोटा है तो उसके साथ कुछ और पार्टिकल्स मिलके उसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं. दैट इज़ एडजुएंट्स, मींस एडिशन करने वाले पार्टिकल्स. एक तरीके से वो इसकी इन्फेक्शन करने की क्षमता को इंक्रीज़ कर देते हैं और यू कैन से उसके एंटीजन होने के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं. तो जो मोस्ट पोटेंट एडजुएंट्स हैं उन्हें फ्रॉड कंप्लीट एडजुएंट्स FCA कहा जाता है और इसके अंदर म्यूरामाइल डाईपेप्टाइड या पॉली AU शामिल हैं. बेसिकली मल्टीपल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और यू कैन से एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एंटीजन के ऊपर. किसी भी एंटीजन के सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल यू कैन से रिकॉग्नाइज करने वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. एपिटोप, एंटीजन के ऊपर स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम एपिटोप कहते हैं. ये एपिटोप बेसिकली प्रोटीन और लार्ज पॉलीसैकेराइड से मिलके बनते हैं और इसी की वजह से एंटीजन की यू कैन से ये अपना इफ़ेक्ट शो करती है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कराती है बॉडी के अंदर. कोई भी एंटीजन जो है वो प्राइमरी सीक्वेंस से डिटरमाइन नहीं की जाती. उसकी कन्फर्मेशन कैसा है मॉलिक्यूल्स का, इस बात के ऊपर भी उसकी इन्फेक्शन रेट डिपेंड करता है. बहुत सारे एपिटोप जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर वो डिसकंटिन्यू होते हैं, यानी कि एंटीजन के ऊपर जो उसके सरफेस के जो एपिटोप्स होंगे वो लीनियर ना होके मोस्ट ऑफ द केसेस में डिसकंटिन्यू होते हैं. और बेसिकली ऐसा नहीं होता कि जो एंटीजन्स है वो हमेशा प्रोटीन ही हो. मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोटीन होती हैं, बट पॉलीसैकेराइड्स, गैलेक्टोलिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड भी हमारी बॉडी के अंदर एज ए एंटीजन का काम कर सकते हैं. एंटीजन्स जो हैं नॉर्मली लार्ज साइज़ की प्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड्स पार्टिकल के रूप में पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया के वॉल सरफेस पे लगी हुई होती हैं या वायरस के कैप्सिड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. वायरस का कैप्सिड और बैक्टीरिया की वॉल, इन दोनों के ऊपर ही प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स की लेयरिंग होती है जो कि हमारी बॉडी में एंट्री करने पर एज ए एंटीजन काम करते हैं. इनका मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा होता है, हालांकि सभी एंटीजन्स का मोलिकुलर वेट ज़्यादा नहीं होता. कुछ छोटे पार्टिकल्स जैसे कि पोलन ग्रेन्स, एग का वाइट पार्ट, बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारे इन्फ्यूज्ड ब्लड सेल्स या ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़, ऑर्गन्स और बहुत सारे केमिकल्स भी एंटीजन के रूप में काम करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन्स जैसे ही एंट्री करेंगी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगा. ये एक्शन स्पेसिफिसिटी कहलाता है और एंटीजन और एंटीबॉडी लॉक एंड की मैकेनिज़्म के हिसाब से काम करते हैं. मैंने पहले भी बताया था एंटीजन के सरफेस के ऊपर एपिटोप्स होते हैं. ये एपिटोप्स यानी कि उसके सरफेस के स्पेशल फीचर्स एंटीजन के
एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी और इन्फेक्शन को कम्बैट कर लेंगी। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। पहला आता है एंटीजेनिसिटी ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में बेसिकली 30 टाइप की एंटीजेंस जो हैं वो ब्लड के रूप में पाई जाती हैं। एक मेन जो आता है इसके अंदर वो है कार्पसल्स फैक्टर्स। देखिए बेसिकली 2 टाइप्स की एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर, दैट इज़ ABO सिस्टम या RH सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। लैंडस्टीनर थे, उन्होंने शो किया कि हमारी बॉडी में 2 टाइप की एंटीजेंस होती हैं, A एंड B, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाई जाती हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप A है तो उसके सरफेस के ऊपर, उसकी RBCs के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, उसे हम A बोलेंगे, ठीक है। और A इसकी RBCs के सरफेस के ऊपर है, जबकि इसी के ही ब्लड के अंदर इसकी, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान की RBCs के सरफेस के ऊपर A एक प्रोटीन है और उसी इंसान के सीरम के अंदर एंटी-B नाम की एक, यू कैन से, एक प्रोटीन पाई जाती है। क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो RBCs के सरफेस पे हैं और जो सीरम के अंदर है, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो इनको शो करने के लिए हम बेसिकली RBCs के सरफेस वाले पार्ट को हम अग्लूटिनोजेंस भी बोल देंगे और उसी की ही एंटी प्रोटीन जो है वो उसके सीरम में पाई जाएगी। आगे देखिए, ये रहा, जैसे A है तो इसके RBCs के सरफेस के ऊपर A टाइप की प्रोटीन मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज अग्लूटिनोजन, और इसी के ही सीरम पार्ट के अंदर एंटी-B अग्लूटिनिन एक प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। यानी कि RBCs के सरफेस पे A है तो उसी का ही अपोजिट एंटी-B उसके सीरम के अंदर है, तो A ब्लड ग्रुप। ऐसे ही अगर B है किसी का ब्लड ग्रुप तो उसकी RBCs के ऊपर B अग्लूटिनोजन मिलेगी और उसके सीरम के अंदर एंटी-A प्रोटीन या अग्लूटिनिन मिलेगी, ठीक है। और जब RBCs के ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो उसे O ब्लड ग्रुप कहेंगे। ध्यान रखें, O की ब्लड ग्रुप के अंदर RBC के सरफेस के ऊपर अग्लूटिनोजन नहीं होती, जबकि इसके सीरम में दोनों ही एंटी-A एंड एंटी-B अग्लूटिनिन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। O हमेशा यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी, यू कैन से, प्रोटीन RBCs के सरफेस पे नहीं है, तो ये किसी को भी दे सकता है। ऐसे ही AB के अंदर दोनों ही A टाइप की भी और B टाइप की भी अग्लूटिनोजन जो है RBCs के सरफेस में मिलेगी, जबकि इसके सीरम के अंदर कोई भी एंटी-A या एंटी-B टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगी। AB जो है वो दोनों से ही या तीनों से ही अपना ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकता है। A वाले से भी ले सकता है, B वाले से भी ले सकता है एंड O वाले से भी ले सकता है। इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अग्लूटिनोजन को हम एंटीजन भी बोल सकते हैं और अग्लूटिनिन को हम जो है एंटीबॉडीज़ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्लड जो है वो 2 टाइप की एंटीजेंस के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, जबकि 4 इसके फिनोटाइप होते हैं, जबकि 6 इसके जीनोटाइप होते हैं। O के OO, A ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं। A वाला व्यक्ति भी A ब्लड ग्रुप का कहलाएगा और AO भी, ऐसे ही BB और BO, इन दोनों के ही जीनोटाइप में B जो है B ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। ऐसे ही AB के लिए सिंपल जीनोटाइप AB। तो इन 4 फिनोटाइप के लिए हमारे पास 6 जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन ब्लड जो है वो मल्टीपल एलिलिक कैरेक्टर का एग्जाम्पल है, जो कि 3 एलील्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, A, B एंड O। नेक्स्ट इज, ऐसे ही हमारे
बॉडी के अंदर एक RH फैक्टर मिलता है, ठीक है। ये जो RH फैक्टर है ये बेसिकली 6 टाइप की एंटीजेंस के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, जिसके अंदर अगर ये एक और प्रोटीन जो RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट होगी, अगर है तो उसे प्लस बोलेंगे, नहीं है तो उसे माइनस बोलेंगे। इस तरीके से टाइप D एंटीजन जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है देखने के लिए कि किसी भी इंसान का जो ब्लड फैक्टर है वो RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। ये रेसनस मंकी से लिया गया था, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम RH किया गया है। बेसिकली ब्लड टेस्ट करते हुए D टाइप की एंटीजन जो है वो RH फैक्टर देखने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ HLA एंटीजन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। HLA एंटीजन बेसिकली जो है क्लास 1 की एक डिफरेंट 150 डिफरेंट एंटीजेंस से मिलके बनी होती है, और HLA एंटीजेंस जो है हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, ये सेल्स की स्पेसिफिसिटी मेंटेन करके रखती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसके अंदर ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि RHA एंटीजेंस ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर मतलब हमारी बॉडी की हर सेल के ऊपर स्पेशल प्रोटीन्स है, इसीलिए हम दूसरे इंसान को ऐसे ही जो है बिना टेस्ट किए अपनी बॉडी या ऑर्गन्स या कोई भी टिश्यूज़ जो है वो नहीं उसको ट्रांसफ़र कर सकते। उसके अंदर रिजेक्शन हो जाएगी, जो टिश्यू या ग्राफ्ट की जो रिजेक्शन होती है बेसिकली वो HLA एंटीजेंस के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीजेंस इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ डोज देते हैं। उस डोज के अंदर बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। उनकी बहुत छोटी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। ये बैक्टीरिया वायरस या तो ये डेड होते हैं या एटीन्यूटेड यानी कि बहुत कमज़ोर होंगे, या इनमें से कोई टॉक्सिक एक्सट्रैक्ट करके वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर यू कैन से कि इनसे किसी इंसान के अंदर एंटीबॉडीज़ बना के और फिर उस एंटीबॉडी को दूसरे लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका मेन मकसद यही होता है वैक्सीनेशन के थ्रू कि हम एक बॉडी को इंट्रोड्यूस करा सकें एक फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके उस फॉरेन पार्टी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ले, ठीक है। ये एक तरीके से वैक्सीन जो है वो एक एंटीबॉडी प्रोवोक करने के एजेंट्स होते हैं, और ये एक प्रिवेंटिव इनोकुलेशन होता है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, ताकि a person can be prevented from the attack of pathogenic microorganisms without the occurrence of disease। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं और इसे वैक्सीनोथेरेपी बोला जाता है। जैसे कि ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी जैसे कि कॉलेरा वैक्सीन इम्यूनेटेड कॉलेरा के अंदर जो सिर्फ जो है 6 मंथ के लिए ही कोई वैक्सीन काम करती है, और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो परमानेंटली एक बार इंसान को अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो पूरी लाइफ लॉन्ग जो है उसकी प्रिवेंशन रहेगी। अभी जैसे हमने बात की थी कि कुछ किल्ड पैथोजेंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कॉलेरा के अंदर, वूपिंग कफ के अंदर, डिप्थीरिया के अंदर, टाइफाइड्स के अंदर, और कुछ वैक्सीन्स के अंदर टॉक्सॉइड्स लिए जाते हैं। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? कुछ टॉक्सिन्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उनके अंदर टॉक्सिक प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि टेटनस के अंदर। कुछ के अंदर एट्यूनेटेड लाइव पैथोजेंस यानी कि बहुत ही कमज़ोर और वीकर लाइव पैथोजेंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि OPV, BCG या MMR, मप्स, मिसिल्स एंड रूबेला वायरस, इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है। और कुछ के अंदर हम जो है सिर्फ एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करा देते हैं, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म और टॉक्साइड्स जो हैं एट्यूनेटेड लाइव पैथोजेंस की बजाय थोड़ा सा कम असर करते हैं, क्योंकि एट्यूनेटेड लाइव पैथोजेंस डायरेक्टली हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट कर देते हैं। फर्स्ट वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट दी गई थी डॉक्टर एडवर्ड जेनर के थ्रू, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा जैसे रेबीज़ है जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया इसलिए क्योंकि इसके अंदर डॉग के काटने पे इंसान वाटर से रिपेलेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इसके अलावा BCG वैक्सीन टेटनस, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स
ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर के थ्रू इन्वेंट की गई। डिप्टीथीरिया एंड पोलियो की जॉन आज साल्क के थ्रू, मिसील्स की एंड्रस के थ्रू, वूपिंग कफ, इन सभी जो भी बीमारियां हैं इन सभी के अगेंस्ट जो है आज के टाइम पे हमारे पास वैक्सीन्स प्रेजेंट हैं। वैक्सीन बनाने का काम इंडिया में बेसिकली हॉपकिंस इंस्टीट्यूट करता है जो कि मुंबई में है, और इसके अलावा वायरस इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। यहाँ पर बड़ी लैब्स हैं जहाँ पे वैक्सीन्स की फॉर्मेशन की जाती है। हालांकि मलेरिया के खिलाफ अभी कोई भी वैक्सीन हम लोग नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल मेथड से जो वैक्सीन हम बनाते हैं उसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अब एक नया मेथड आया है जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये एक एडवांस मेथड है और इसे सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। इसके अंदर जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो है वैक्सीन बनाई गई है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस जॉन्डिस और लीवर कैंसर कॉज करता है। ऐसे ही एक एंथ्रेक्स वैक्सीन जो है ये जिसके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन के, इंटेस्टाइन के या लंग्स के, और इसको ये एंथ्रेक्स जो है बैसिलस एंथ्रेलिस इसके थ्रू कॉज की जाती है। तो जेएनयू के अंदर इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई जो कि औरों के बजाय ज़्यादा कंपैटिबल मानी जाती है क्योंकि इस वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटीबॉडीज़। व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में बनने वाले स्पेशल प्रोटीन्स और यू कैन से डिफेंसिव ग्लोबुलर प्रोटीन्स और केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। हमारी बॉडी में 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि IgS बोलते हैं। ये डिफ़र करती हैं ऑन देयर लोकेशन, ऑन देयर फिज़िकल अपीयरेंस, ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन देयर फंक्शंस। तो 5 तरीके की हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट होती है वो IgG होती है। सीरम के अंदर 80% के करीब जो है IgG हमारी बॉडी में प्रेजेंट होएगी। इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती रहती है, फिजियोलॉजिकली भी पैथोलॉजिकली भी सभी के अंदर अलग अलग होती है क्योंकि इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 7 है। और ये जो है बहुत सारी यू कैन से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करती है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराना, ठीक है, एंड प्लेसेंटल ट्रांसफ़र, बाइंडिंग एफिनिटी टू मैक्रोफेजेस मास्ट सेल्स के थ्रू जो है अपना एक्शन करती हैं और ये जो है बेसिकली इंगल्फ कर लेती हैं पैथोजेंस को, तो इसको स्टिमुलेट कराती हैं। बट शो नो फिक्सेशन एफिनिटी टू द मास्ट सेल्स। मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देती हैं लेकिन मास्ट सेल्स को जो है ये फिक्स एफिनिटी प्रोवाइड नहीं कराती। तो ये कुछ आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ IgG की। इसका स्ट्रक्चर जो है वाई शेप के रूप में होगा और यू कैन से एक टेट्रापेप्टाइड चेन होती है वाई शेप में, जिसके अंदर ये देखो मैंने दिखाया भी है यहाँ पर, जिसके अंदर 2 हैवी चेन होती हैं IgG के अंदर और 2 लाइट चेन होती है। हैवी चेन का मतलब होता है जो कंप्लीट चेन है वाई की एक शेप के अंदर, और लाइट चेन जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है जो कि छोटे पार्ट में मैंने हाईलाइट करके दिखाई है। तो इस तरीके से 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, टोटल 4 चेन की मदद से जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर भी जो लाइट चेन्स होती हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कापा, एक होता है लैम्डा, ठीक है। लाइट चेन जो है वो 214 अमीनो एसिड से मिलके बनती है, जबकि हैवी चेन के अंदर 440 अमीनो एसिड के करीब हमारे पास सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। लाइट चेन के अंदर वेरिएशंस होती हैं जिसको हम कापा या लैम्डा चेन्स बोलते हैं। बेसिकली ये वेरिएशंस जो है प्राइमरी अमीनो एसिड्स की डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से होती है। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस की तो हमारे पास 2 तरीके की सीक्वेंस प्रेजेंट होएगी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। आगे हम देखेंगे। इसके एंड टर्मिनल के ऊपर जो फर्स्ट पार्ट होता है एंड टर्मिनल पर हमेशा वेरिएबल चेन मिलेगी और बाद में जो है हमारे पास कांस्टेंट चेन मिलेगी जिसे हम V और C से डिनोट करते हैं। हर एक लाइट चेन के अंदर हमें 2 डाइसल्फाइड इंटरचेन डाइसल्फाइड लिंकेज SS लूप देखने को मिलती है, ठीक है। और ये लाइट चेन के अंदर एक
लूप जो है वेरिएबल रीजन में मिलेगी और एक कांस्टेंट रीजन में मिलेगी। आगे हम डायग्राम में देखेंगे। ये देखिए, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कंटिन्यूस लाइन के अंदर है, दीज आर द हैवी चेन्स, और ऊपर जो जो हाफ हाफ पार्ट के अंदर है, ये जो हैं दो डिसकंटिन्यू हैं और छोटी हैं, तो ये जो है लाइट चेन बोलेंगे। इस लाइट चेन का आगे वाला हिस्सा और ऐसे ही हैवी चेन का आगे वाला हिस्सा, यहाँ पर सीक्वेंस अमीनो एसिड्स की डिफरेंट होती है, इसलिए इनके आगे वाले पार्ट्स को हम वेरिएबल रीजन बोलते हैं और एंड टर्मिनल बोलते हैं। मैंने पेंसिल से लिख रखा है एट एंड टर्मिनल वेरिएबल रीजन। और बेसिकली यही वो साइट्स होती हैं जो कि एंटीजन को बाइंड करती हैं, ठीक है। एंटीजन की एपिटोप के ऊपर, यानी कि एंटीजन के सरफेस पे जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीजन का अपर स्ट्रक्चर एपिटोप, और एंटीजन को बांधने के लिए यहाँ पर एंटीबॉडी का जो जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैराटोप। यू कैन से एंटीजन का एपिटोप और एंटीबॉडी का पैराटोप आपस में इंटरेक्शन करते हैं। अब ये देखिए, ये जो वेरिएबल चेन होती है, इसको वी एल का मतलब वेरिएबल चेन ऑफ लाइट चेन, और VH का मतलब वेरिएबल चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ठीक है। ऐसे ही फिगर 3 में देखिए, कांस्टेंट रीजन CL का मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइटर चेन एंड CH का मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम शो किया है, इसके अंदर हम देख सकते हैं हैवी चेन और लाइट चेन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल रीजन होते हैं, जबकि कांस्टेंट रीजन जो है हैवी चेन के अंदर 3 है और लाइट चेन के अंदर 1 है। हर चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट रीजन सेकंड है, जो कि इसके वाई के लास्ट वाली लाइन के अंदर है, पार्ट के अंदर है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ बाइंड करके इसे एक्टिवेट करता है, जबकि कांस्टेंट रीजन 3 जो है वो मैक्रोफेज के साथ अटैच हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। एंड इस तरीके से जो है वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है, तो आप इसको लिख देंगे कि हैवी चेन और लाइट चेन के अंदर जो है एक वेरिएबल रीजन होते हैं, जबकि कांस्टेंट रीजन हैवी चेन के अंदर 3, जबकि लाइट चेन के अंदर 1 रीजन प्रेजेंट होता है। ओके, ये हमने बात कर ली पहले ही कि जैसे ये एक डायग्राम मैंने शो किया है, यहाँ पे क्या है, एंटीजन के अंदर, एंटीजन के अपर सरफेस के ऊपर एपिटोप प्रेजेंट है, और उसको बांधने के लिए, इसको बाइंड करने के लिए एंटीबॉडीज़ के ये जो वेरिएबल रीजन वाला पार्ट है, इसको पैराटोप कहेंगे। इस तरीके से पैराटोप और एपिटोप की इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट इज इंटरलिंकिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स चेन। देखिए, 2 एंटीबॉडीज़ जो है उनके बीच में एक रीज़न है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वाई वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट और यू कैन से दिस पार्ट, यहाँ पे 3 तरीके की डाइसल्फाइड लिंकेज हमें देखने को मिलेगी, हैवी चेन और लाइटर चेन दोनों के बीच में, और हैवी चेन के बीच में। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज हिंज रीजन। ये जो हिंज रीजन होता है, यहाँ पर प्रोलिन रेसिड्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर लेने से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। इसकी वजह से प्रोलिन रिच होने की वजह से, हिंज रीजन के प्रोलिन रिच होने की वजह से यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से दोनों लाइट चेन और हैवी चेन आपस में क्लोज आते हैं और एंटीजन के साथ बाइंड कर जाते हैं। अगर हम IgG का डाइजेशन कराते हैं पेपिन और पेप्सिन एंजाइम से, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरीके के पार्ट्स मिल जाते हैं, जिसे हम एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट इज ये देखिए, यहाँ पर जो अपर पार्ट है इसको हम फैब बोलेंगे। दिस इज फैब, दिस वन। ये फैब का मतलब होता है एफ फैब,
एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ये वो पार्ट होता है वेरिएबल रीजन पे प्रेजेंट जो कि एंटीजन को बाइंड करके रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपर वेरिएबल स्पोर्ट्स की या हाइपर वेरिएबल रीजन्स की आईजीजी के अंदर। बेसिकली 4 रीजन हैवी चेन के अंदर और 3 रीजन लाइट चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3, ये पूरी की पूरी एक लाइट चेन है। इस लाइट चेन के अंदर 3 पार्ट्स इसके वेरिएबल रीजन के अंदर VL के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, जबकि हैवी चेन के अंदर देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पार्ट जो है हाइपर वेरिएबल रीजन के हैवी चेन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हाइपर वेरिएबल रीजन जो है एक दूसरे के क्लोज आते हैं हिंज रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, और जैसे ही एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी तो ये क्या कर देंगे, फोल्डिंग करा देंगे और प्रॉपर जो है अपनी पोजीशन लेके जो है इस चेन को फ्लेक्सिबल बना देंगे। नेक्स्ट इज एंटीजन बाइंडिंग एंड क्लास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़, जो है किसी भी एंटीजन की बाइंडिंग और कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज़ इसके साथ बाइंड करेंगी, ये सारा का सारा काम जो है वो फैब रीजन डिटरमाइन कराता है। ठीक है, एंड हैवी चेन की, ये जो हैवी चेन का जो टेल वाला पार्ट है, दिस रीजन FC रीजन, यू कैन से ऊपर जो हमने देखा है ये सारा का सारा फैब रीजन होता है, और ये जो होता है FC रीजन होता है क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट, और ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। नेक्स्ट इज ये देखिए, अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डिफरेंट क्लासेस की, तो हमारे पास IG की 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी, IG1, IG2, IG3 एंड IG4। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये 4 सब क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन IgG की। इसके इनके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस किस वजह से होते हैं, क्योंकि इन सभी की अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिफरेंट है। इनके अंदर जो डाइसल्फाइड ब्रिजिंग होती है हिंज रीजन पे वो डिफरेंट है, इसकी वजह से इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र करती हैं। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन है उसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो IgG1 की देखने को मिलती है, जबकि सबसे कम जो है IG4 की देखने को मिलेगी। इसके अंदर IG3 जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हैवी चेन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, दीज आर 5। ऐसे ही ये इसके अंदर हैवी चेन ज़्यादा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करने में भी IgG3 सबसे ज़्यादा होता है। और एंटी डेक्स्ट्रन एंटी लिवोन की अगर हम बात करते हैं तो IgG2 का नंबर आता है, इसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ डोमिनेंस शो करता है, जबकि IgG4 के अंदर जो है एंटी फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है। तो ये छोटे क्वेश्चंस के रूप में आ सकती हैं चीज़ें। नेक्स्ट इज़ अदर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करते हैं IgG के अलावा, तो और भी कई क्लासेस होती हैं। ये हर एक क्लास जो है वो स्पेसिफ़िक होती है। स्पेसिफ़िक किस लिए, क्योंकि इनके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के जो पार्ट्स हैं वो डिफ़र करते हैं अपने वेरिएबल कंपोनेंट पे। वेरिएबल कंपोनेंट एंड टर्मिनल वाला पार्ट होता है जो Y की शेप के अंदर प्रेजेंट होएगा, Y की आर्म्स पे जो प्रेजेंट होता है वेरिएबल कंपोनेंट, वो भी किसका, हैवी चेन का। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हैवी चेन के वेरिएबल कंपोनेंट्स डिटरमाइन कराते हैं डिफरेंट टाइप की क्लासेस को, एंटीबॉडीज़ की क्लासेस को। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 5 टाइप की क्लासेस प्रेजेंट होती हैं, ये सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे आप। ये आ गया आपका दिस वन GAMDE, गैमडी। इसके देखिए जो मोस्ट अबंडेंट होता है हमारी बॉडी में वो कौन सी होगी, IgG, उसके बाद IgA, और हमारी बॉडी में जो लीस्ट जो प्रेजेंट होएगी वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन E सबसे कम होती है। ऐसे ही
ई के नाम से याद रखेंगे। ई के अंदर जो एक चेन प्रेजेंट होती है स्पेशल, दैट इज़ एप्सिलॉन चेन इसके अंदर प्रेजेंट होएगी। ऐसे ही डी के अंदर डेल्टा चेन प्रेजेंट होती है, और ए के अंदर जो है अल्फ़ा चेन प्रेजेंट होएगी, और एम के अंदर जो है म्यू चेन प्रेजेंट होएगी। अल्फ़ा, ए, एम, म्यू, डेल्टा, डी और ई एप्सिलॉन। जबकि जी के अंदर हमारे पास गामा, कापा एंड लैम्डा, ये 3 टाइप की चेन्स प्रेजेंट होती है, गामा चेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग वैलेंसी होती है वो IgM की ज़्यादा होती है। किस लिए? बिकॉज़ ये एक यू कैन से पॉलीमर के रूप में काम करेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा एक साथ 5 एंटीबॉडीज़ को ये आपस में, एंटीजन्स को ये आपस में बांध सकती है, बाइंड कर सकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की, तो उसके अंदर IgG और IgM जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडीज़ क्रॉस कर जाती है, तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और ये ही IgG ही जो है वो मैक्रोफेज के साथ बाइंड कर सकती है। और मास्ट सेल्स के साथ फिक्सेशन कौन करती है? मास्ट सेल्स में IgE मेन रोल प्ले करती है। तो ये छोटी सी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल्स की। सबसे पहले आती है IgA। ये हमारी बॉडी में जो सबसे पहले जितने भी सिक्रेशंस होंगे उन सब के अंदर प्रेजेंट होएगी, जैसे कि स्लाइवा, सिक्रेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, हमारे टीयर्स के अंदर, आंसुओं में, कोलेस्ट्रम के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, फर्स्ट मिल्क के अंदर। ये IgA जो है बेसिकली वो एक डाइमर के रूप में प्रेजेंट होएगी। देखिए मैं ये लिख भी रखा है, दिस इज़ डाइमर के रूप में प्रेजेंट होएगी। और क्योंकि ये सिक्रेशंस के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए सबसे पहले ये एक लोकल डिफेंस कराती है। सबसे पहले ये ही हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पैथोजेंस की एंट्री को इनहिबिट करेगी। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के म्यूकस की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती है, स्वेट के अंदर, स्लाइवा के अंदर, इन सभी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ IgM। हमने पहले भी बात की थी। IgM जो है वो एक पॉलीमर के रूप में पाया जाता है। ये देखिए, दिस इज़ पॉलीमेरिक फॉर्म। सबसे पहले ये जो अर्ली स्टेजेस ऑफ इम्यूनाइजेशन होगी तो उसके अंदर सबसे पहले ये जो है IgM बनता है। क्योंकि ये एक पॉलीमर के रूप में काम करता है, इसलिए ये इन्फेक्शन के रेट को बहुत जल्दी से कंट्रोल कर लेगा, और ये हाईली इफ़ेक्टिव होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले IgA के तुरंत बाद जो है अर्ली स्टेजेस ऑफ इम्यूनाइजेशन में IgM जो है मेन रोल प्ले करता है। इसके अंदर जो पॉलीमर बनता है उसके अंदर SS बॉन्ड और J चेन जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देखिए, जैसे नीचे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ये जो सिक्रेटरी पीस और एक ये J चेन होती है, इसकी वजह से जो है ये देखिए आपको ये दो IgA जो है आपस में कंबाइन कर, IgA जो है वो आपस में कंबाइन कर गई हैं और डाइमर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो डाइमर्स होता है वो किसके थ्रू बनता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A का सिक्रेटरी पीस एंड J चेन, ये दोनों ही इसको फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज